अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। पाकिस्तान के नामवर सियासतदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर और सरकर्दा मरकजी रहनुमा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब आज हमारे साथ हैं। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब से न सिर्फ हम सियासी और कानूनी मामलात में रहनुमाई लेते हैं, बल्कि जो तहरीकें हैं, एहतजाजी तहरीकों के उतार चढ़ाव, कामयाबी और नाकामी के बारे में भी इनसे फैज़याब होते हैं और हमेशा ही इनसे सीखते हैं। आज हम इनसे मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बहस करेंगे और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। वो काजी फायज ईसा साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है कि उनका जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए और उसको तमाम जो पाकिस्तानी अवाम है वो देखें ताकि हकायक से रोशना हो सके। इस पर भी बात करेंगे कि काजी फायज ईसा साहब की जो पिटीशन है वो मेरिट पर पूरा उतरती है क्या, जैसे जजेस के रिमार्क सामने आ रहे हैं कि शायद इस तरह से अदलिया का वक़ार कंप्रोमाइज़ होगा, तो क्या वाक़अतन ऐसी बात है? इस पर भी बात करेंगे और दिगर जो सियासी अमूर हैं उन पर भी बात करेंगे। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका भी। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, सबसे पहले पीडीएम पर बात कर लेते हैं कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे देने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी का ये फैसला दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी का फैसला इस्तीफों से पहले दिन से दुरुस्त है कि ये पहली ऑप्शन नहीं है, दूसरी ऑप्शन नहीं है, तीसरी ऑप्शन नहीं है, चौथी नहीं है, आखिरी ऑप्शन है। अगर उस तक पहुंच के और कुछ फैसला उसके वक्त उस वक्त भी करना है और बिल्कुल डेस्परेशन में बाद में और कोई चीज करने हैं, कई जगह एडवांस करना है, कई जगह रिट्रीट करना है। ये सियासत और जंग में ये चेयरमैन माओ पढ़े, पीडीएम वाले चेयरमैन माओ को पढ़े और उससे कुछ सबक सीखे कि मार का किस तरह किया जाता है। पहले दिन नहीं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने और मरियम बीबी ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया, हम इस्तीफे दे रहे हैं, हम इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मारेंगे। अब मुंह पे मारने वाली तो बात ये थी जो बिल्कुल गलत थी, बाद में उनको खुद एहसास हुआ, उन्होंने अपनी फैसले को। तो चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि तहरीक का क्लाइमैक्स आ चुका है और अभी इस्तीफे देने का बिल्कुल मुनासिब वक्त है? क्या क्लाइमैक्स आया है? ये तो क्लाइमैक्स, अगर ये क्लाइमैक्स है फिर तो इमरान खान को कुछ नहीं, कोई खतरा ही नहीं। अगर ये क्लाइमैक्स है तो आप कह रहे हैं अभी इस्तीफे देने का वक्त नहीं आया, और अगर नहीं आया तो कब आएगा? हरगिज़ अभी तो नहीं आया, अभी तो हरगिज़ नहीं आया, शायद कभी भी ना आए। मैं ये नहीं कहता हूँ इस्तीफा, शायद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि इस्तीफे दे के और आप जो ईवान है जहां फैसले होने हैं उन सब से आप दस्तबरदार हो जाए, आप उनको एब्डिकेट कर दें। ये 1985 में हमने किया था और हमारा बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ था। 1985 में हमने बायकॉट कर दिया था। बायकॉट करना वही चीज हुआ कि आप हाउस में ना बैठे। तो अगर आप बायकॉट करते हैं इलेक्शन का, या बायकॉट करते हैं इलेक्शन के बाद अपनी खुद विड्रॉ कर जाने का, उससे बाहर निकल जाने का, तो आप शायद मार्शल लॉ तो लगवा सकते हैं, लेकिन आप जमहूरियत नहीं रख सकते। तो आप समझते हैं इस्तीफे देने से इमरान खान साहब घर नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे इस्तीफे देने से। किस ने वो बाई इलेक्शन करवाएगा। अब बाई इलेक्शन जब करवाएगा तो वो उसमें और बाई इलेक्शन में ये कोई निगरान हुकूमत नहीं आएगी, ये भी याद रखें। कोई न्यूट्रल निगरान हुकूमत नहीं आएगी बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन पंजाब की हुकूमत पंजाब में करवाएगी। सिंध की हुकूमत अगर हमने छोड़ दी सिंध, तो हम नहीं होंगे, सिंध की हुकूमत उनकी बनी होगी। चारों सूबाई हुकूमतें उन लोगों की होंगी जो बाकी MNA या MPA रह जाते हैं और उनके पास कोरम कम अज कम होता है। वो कोरम तक अगर उनके पास 84 MNA हैं तो वो कार्रवाई असेंबली की चल सकती है, कौमी असेंबली की। इसी तरह 1/4 अगर MPAs हैं तो उनके पास पंजाब गवर्नमेंट आसानी से चल सकती है और वो करवाएंगे ज़िमनी इंतखाबात। तो एतजाज़ अहसन साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर JUIF हो या नून लीग हो, दोनों जमातें मिलकर कोई कामयाब तहरीक लॉन्च कर सकती हैं और डिसलॉन्च किया जा सकता है दोनों की जानिब से इमरान खान साहब को? कोशिश करके देख रहे हैं। अगर वो इतने जोम में है
और जोम है उनको कि जिस तरह पीपल्स पार्टी डिच कर रही है, और पीपल्स पार्टी एक मुनासिब सही रास्ता बता रही है। मैं आपको बताऊं जी 16 जून 2007 को मैं कोई लाख आदमी लेके आ गया था डी चौक में, जी बिल्कुल आपको याद होगा। जी बिल्कुल याद। 16 जून, अब सारे पीछे मेरे पड़े हुए थे कि यहाँ धरना दे दो। मैं अकेला ये कहता था धरना कैसे दे सकते हैं, सुबह सूरज जब निकलना है तो हम काले कोटों में इस रड़े मैदान पे बैठे होंगे, कोई हमारे पानी का बंदोबस्त नहीं है, कोई हमारे टॉयलेट का बंदोबस्त नहीं है, कोई हमारे खाने का बंदोबस्त नहीं, हमारे पास वसाइल ही नहीं है इतने। हम बैठ जाएं जोश से, मौलाना साहब ने जिस तरह जोश से खिताबत में कि जी बैठेंगे, वो बैठेंगे क्या? सूरज जब आएगा 40 और 45 पे, और वो नीचे फर्श आपका कंक्रीट होगा, सायादार दरख्त कोई नहीं, परेड ग्राउंड है वो, परेड ग्राउंड है। तो हम किस तरह बैठे रहेंगे? अगर हम पहले दिन पीछे 2000 रह गए तो तबाह हो गई, मूवमेंट खत्म हो गई। बिल्कुल सही है। मूवमेंट में शिकस्त खाने से बेहतर है कि आप एक दफा पीछे हट जाओ 2 कदम। और तो मैंने जब वो मजमा डिस्पर्स किया, मुंतशर किया, मेरे पीछे सारे कॉलम निगार और सारे वो लग गए। मैंने कहा मैंने मूवमेंट को बचाया है। अगर मूवमेंट को मैं खत्म कराना चाहता तो मैं धरने पे बैठ जाता। बिल्कुल सही। और दूसरे दिन मुझे भी शायद उठा के स्ट्रेचर पे लेके जा रहे होते कि जी ये इसको डिहाइड्रेशन हो गई, स्ट्रोक हो गई। सही। और रहमान मलिक जो वजीर दाखिला थे वो तो चाहते थे कि हम करें, वो कहते थे खाना भी मैं दूंगा, पर मुझे पता था उन्होंने घेरा तंग किया हुआ था क्राउड के। आपको पता था कि आपके साथ भी धोखा कर रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हाँ नहीं, वो उन्होंने, पुलिस तो हमें नजर आती थी कि चारों एक सर्कल बनाया था, दूर बनाया था, दूर, ताकि झगड़ा ना हो। पर उस सर्कल से बाहर जो वकील जाता था उसको वापस अंदर नहीं आने देते थे। बिल्कुल सही। तो मैं चला जाऊं कि मैं घर पे अपने मुंह धोआऊं, नहा के आ चौधरी साहब आप बिल्कुल ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि जो ये हालिया रिट्रीट है, लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन कर दिया गया है, पीडीएम खत्म हो गई है या कमजोर हुई है? ये डिवाइड तो वाजे नजर आ रही है। नहीं, पीडीएम, अगर पीडीएम इसको सिद्के दिल के साथ सोच समझ के, ये 2 लाइनें हैं, 2 रास्ते हैं, मंजिल एक ही है पर 2 रास्ते हैं। एक वो है जो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का है। सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि ये कदम, ये आग के अंगारों पे चलना है, तहरीक चलाना। इस पे आप अगर 100 गज अंगारों पे ही चलते जाएंगे तो वो आपके पांव जल जाएंगे। इसमें 3 कदम अंगारों पे लो, चौथा कदम हट के लो, उससे जमीन पे लो, फिर 6 कदम जमीन पे चल के फिर 3 कदम अंगारों पे लो, फिर दूसरी तरफ हो जाओ। तो ये एक तरीका है टैक्टिकल। जिस तरह हॉकी के गेंद को हॉकी खेलने वाला ड्रिबल करता हुआ लेके जाता है, बढ़ता है, एकदम सारी हिट नहीं मारता, साथ साथ ले लेके। एतजाज एहसन साहब, अगर हमें पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ वाज़े तौर पर नजर आ रहा है उसमें बड़े कम इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर JUIF या नून लीग दोनों जमातें मिलकर इस्तीफे दे देंगी? क्या इतना हौसला कर पाएंगे? कोई तवक्को की जा सकती है? बड़ी मुझे हैरत होगी, क्योंकि इनके अपने MNA नहीं देना चाहते इस्तीफे, इनके अपने MP इस्तीफा नहीं देना चाहते। और ये नहीं हो सकता कि 5 ईवानों से आप इस्तीफा दें, 4 सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से, और 6ठे ईवान में से आप इस्तीफा ना दें। और अगर 6ठे ईवान से भी इस्तीफे दे दें तो उसकी इलेक्शन तो कल हुई है, इलेक्शन कल उनको इलेक्ट किया है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं और वो उनको आप 26 तारीख को क्या इस्तीफे दे दें, वो कौन इस्तीफा देगा? क्यों देगा? MNA MPA चाहता है कि वो 2.5 साल अपने अगले पूरे करे। तो आप कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब ने पैसे लगाए हैं और पैसे लगाकर जीते हैं? जी, यूसुफ रजा ने, जी 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 जी, मैं नहीं जानता हूँ, पर अगर किसी के पास सबूत है तो लाएं सामने, वो तो लाना चाहिए ना। पर मैं एक चीज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जिसने लगाए हैं
उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इस्तीफे की लाइन को परसू करे और वो उनके साथ चल पड़े जो कहते हैं इस्तीफे दो। बिल्कुल सही वो है। उसने अपने वो इलेक्शन इतनी जल्दी अपने खिलाफ क्यों ले जाए? बिल्कुल ठीक। तो एतजाज एहसन साहब, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि पीडीएम आगे कोई तहरीक को दोबारा बेहतर तरीके से लॉन्च कर पाएगी? मुझे नहीं, ये मोमेंटम बनाते हैं फिर मोमेंटम छोड़ देते हैं, ये मोमेंटम बनाते हैं और मोमेंटम जब बन जाता है तो फिर वो खुफिया अंदाज से सिफारतकारी शुरू कर देते हैं, जिसका कहते हैं कि जिससे मिलना कोई इसी ने नहीं, उसके घर मोहम्मद जुबैर को भेजा होता है और मोहम्मद जुबैर उनके साथ वो सिलेक्टर्स के साथ बात कर रहा होता है कि जी मरियम को भी छोड़ दो और मियाँ साहब को भी छोड़ दो, और वो खुद कहता है मैंने बात की उनकी। अब मोहम्मद जुबैर बातचीत कर रहा हो और खुफिया बाकी सारे अपने इत्तेहादियों से ये खुफिया रख के सिर्फ अपनी मरात लेना चाहते हो, और फिर जब वो नाकाम हो जाए जी, मोहम्मद जुबैर नाकाम हो जाए, फिर आप गुजरांवाला की तकरीर कर दें और कहें कि जी हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये वो, और फिर जब गुजरांवाला के बाद कहीं आपको महसूस हो कि कोई थोड़ा सा रास्ता हमारे लिए गुंजाइश निकल रही है, फिर आप खामोश हो जाए। फिर आप कहें मैं सिलेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो सिलेक्टेड है उनके साथ हमारी जंग है। पहले कहें इमरान खान तुम्हारे साथ जंग नहीं है, जंग उनके साथ है। बिल्कुल ऐसा फिर ही। उनको कहें कि आपके साथ जंग नहीं है तो इमरान खान के साथ जंग है। तो आप ईद के बाद भी लॉन्ग मार्च नहीं देख रहे हैं? बड़ा पता नहीं, पाकिस्तान में वैसे माजी के अलावा कोई पेशिनगोई नहीं की जा सकती। तो सर आसिफ अली बिल्कुल सही है। मेरी बात गौर से एक जुमला सुन ले, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशिनगोई नहीं की जा सकती। बहुत खूबसूरत जुमला है एतजाज एहसन साहब। अच्छा ये फरमाइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट इतने क्यों हो गए, या इतने तल्ख क्यों हो गए? इजलास में बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, फिर यकायक उनको क्या हुआ, क्यों इतने ज्यादा वो तल्ख हो गए? नहीं, जरदारी साहब ने तो बिल्कुल तो कोई तलखी पैदा नहीं की। जरदारी साहब ने तो सिर्फ इतना कहा, वो कहा गया कि जी जेल से डरते हैं कुछ लोग। अब ये जब कहो और कहो आसिफ अली जरदारी को, इशारा आसिफ अली जरदारी की तरफ हो कि आप जेल से डरते हो, और कहने वाला कौन हो? वो नवाज शरीफ हो जो जेल से 2 मरतबा भागा हो बिस्तर बोरिया उठा के, अपना खानदान उठा के, और उसको कह रहा हो जिसने 12-14 साल जेल काटी हो, जबान कटवाई हो, टॉर्चर हुआ हो, अब उसको आप कह रहे हैं कि आप जेल से डरते हैं। तो जरदारी के लहजे में कुछ तलखी तो आनी थी। उसने भी बड़ी सिंपल बात की और बड़ी दुरुस्त बात की जरदारी साहब ने, मैं समझता। उन्होंने कहा जनाब आप वापस आ जाएं पाकिस्तान, तो हम दोनों मिलकर जेल चलते हैं। तो ये मुनासिब मुतालबा आप समझते हैं? बहुत मुनासिब मुतालबा है। आपने इसहाक डार को नहीं भेजा, ईरानी का वोट था, एक वोट काउंट कर रहा था। फर्ज कीजिए एक एतजाज एहसन साहब, आपको इसहाक डार का एक वोट याद आ रहा है, जो 16 वोट अदरवाइज उन्होंने दिए वो आप याद नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब मुझे तो पता नहीं कौन से 16 है ना, मुझे तो पता नहीं है। 16 सेनेटर्स हैं उनके, हैं भी कि नहीं है, अदर के हवाले से को मिले भी है कि नहीं है ये भी नहीं पता। मिले किसके मिले हैं आप क्यास कर सकते हैं, हम क्यास करते हैं कि नून लीग वालों ने दिए हैं वो वोट, नून लीग वाले अपने क़यादत से नाला, वो कहते हैं हमारे वोट टूटे हैं जो सेनेट में। तो ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो वोट सीक्रेट बैलेट थे। हाँ अगर खुले होते, हम तो कहते थे खुले रखो, खुले होते तो फिर को बता सकता। बिल्कुल सही। छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद काजी फाइज ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ज़ेर समाअत है इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज एहसन साहब, काजी फाइज ईसा साहब ने दरखास्त दायर की है कि उनका जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज
सिद्दीकी साहब की इसी तरह की प्ली मुस्तरद कर चुकी है और फिर सुप्रीम कोर्ट में दलाइल भी दिए जा रहे हैं कि अमेरिका में फ्लोरिडा की अदालत ने भी ओपन ट्रायल से मना किया, चूंकि इससे अदालत का शायद वकार मजरूह होता है। तो आप क्या समझते हैं, ओपन ट्रायल वाली दरख्वास्त दुरुस्त है काजी फाइज ईसा साहब की? ओपन ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अव्वल तो बात यह है, पहली बात मैं 2-3 बातें इस पे करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये ओपन ट्रायल किसी अपैलेट फोरम में नहीं हुआ, और अमेरिका में भी जहाँ ट्रायल्स ओपन हुए हैं वहाँ वो कोर्ट ऑफ अपील्स या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा नहीं मिलती किसी तरह कोई मिसाल। आप समझते हैं ओपन ट्रायल नहीं होना चाहिए? ओपन ट्रायल फैज ईसा के खिलाफ जाएगा, बहुत खिलाफ जाएगा। वो जज ओपन ट्रायल पे देखो, ओपन ट्रायल में जज पूछना शुरू हो जाते हैं। अगर आप जज एक पूछा, हमारे साथ तो कर लेते हैं ना, हम तो वकील होते हैं, हमने उनके पास तो साथ तो जाके नहीं बैठना होता। हमें तो वो कहेंगे मिस्टर हसन भट्टाचार्य साहब, फिर आप क्या करने गए थे वो परवेज मुशर्रफ के पास, फर्ज को वो आप क्या करने गए थे? मैं कहता हूँ जी वो उस वक्त बड़ा अच्छा आदमी था। नहीं, अब वो सुर्खियां क्या लग रही होंगी जो मुझे तंज मेरा किया है, उड़ाया और तमस्कर उड़ा दिया जाता था है। और वकील तो बड़ा हौसले वाला है। वकील जज का तमस्कर, जजेस तो तमस्कर करते रहते हैं मुकला के साथ, बहुत तमस्कर। अच्छा, बात में आप देखते हैं अदालतों में, बट मिस्टर एतजाज हसन, व्हाई डिड यू डू दिस देन? उनको अब बात तो समझाने का। तो चौधरी साहब, ये सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात हो रही है कि काजी फाइज ईसा साहब चूंकि जज हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए उनको अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहिए था। इस तरह से एक जज का वकार कंप्रोमाइज होगा। क्या आप समझते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को अपना केस खुद लड़ना चाहिए? हाँ, अगर तो शायद आपने बयान पढ़ा ही है काजी साहब के जी। अगर तो काजी साहब करियर बनाना चाहते हैं सियासत में, फिर बेहतरीन मौका है कि उनका ये ऑनलाइन ना हो, ये सारा मीडिया पे लाइव जा रहा हो, जिसमें वो कह रहे हो कि ये मुल्क नहीं है, ये गटर है, ये सियासतदान जो हैं वो बिके हुए हैं सारे, ये फलाना है, और मैं एक आदमी हूँ जो खड़ा हूँ यहाँ और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और मैं अपने लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं हर जज की इज्जत और वकार के लिए खड़ा हूँ। अगर तो उन्होंने सियासी करियर बनाना है फिर उनके लिए बहुत अच्छा। लेकिन अगर उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है फिर उनको इन बातों से बहुत मोहतात होना पड़ेगा। इस किस्म का ड्रामा नहीं चलेगा। आपको वैसे लगता है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? दो पहले भी आपने कहा बाजी के अलावा कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे? अगर तो वो खुद अपना केस इस तरह बहस करते रहे तो जरा उनके जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, जो बहुत ज्यादती होगी, क्योंकि एक दलेर बहादुर जज है। और बहादुरी का ये मुराद नहीं है कि आप उस किस्म के काम करें जो जरा शोशा के, और वो उसका फायदा हो सकता है अगर आपने सियासत में आना। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अच्छा, जो काजी फाइज ईसा साहब चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुझे जो है धमकी जब दी गई इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की तरफ से तो उनको प्रोब नहीं किया गया, केस को आगे बढ़ाया नहीं गया, ये उनके ग्रीवेंसेस जेन्युइन है? केस तो आगे प्रोब होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था प्रोब, बिल्कुल होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि शायद ये अगलब है, होगा भी। पर आप देखें, जाती मामलात को अगर एक लार्जर कॉज के में बना लेंगे तो वही मसला होता है। जिस तरह के कोई बाप सर्जन अपने बेटे पे और बेटी पे ऑपरेट नहीं करता, वो दूसरे को कहता है, कुलीग को कहता है कि तुमने ऑपरेट करना। इस तरह कोई अपना केस जब लड़ता है तो वो उलझ जाता है, और जब उलझ जाएगा बेंच के साथ तो बेंच में वो एक एलियन हो जाएगा, एक उस बेंच का वो हिस्सा नहीं रहेगा जब वो बहस करेगा। अब ये जज ऊपर बैठ के
तो हमारे साथ तो वकला के साथ तो तज़ीक आमेज अंदाज में भी पेश हो जाते हैं और हम बड़ी बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि तमाम जजेस, जी 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 जी, लेकिन जो जज है खुद सुप्रीम कोर्ट का, वो बर्दाश्त नहीं करता। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप 2 मेरे से सीनियर हैं और बाकी सारे आप मेरे से जूनियर हैं। अब ये उनको एहसास है कि जूनियर बैठे, अब उनको ये उससे तवक्को है कि मेरे से जूनियर जो है 6 जजेस, जो मेजॉरिटी बन जाती है, वो मेरे खिलाफ किससे जा सकते हैं? शुड नॉट गो, दे आर माय जूनियर। बट वो सवाल तो करेंगे ना, सवाल तो करेंगे। अब इनके वकील मुनीर मलिक, इनका वकील एक इंतहाई इंटेग्रिटी और दयानतदार और इंतहाई दलेर और इंतहाई काबिल वकील। तो ऐसा वकील आपके पास हो तो आप उसको घर बिठा दें और खुद करें, मेरा ख्याल है इसमें नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसका नुकसान अच्छा, बेंच को भी होगा, कोर्ट को भी होगा, कोर्ट को भी। बिल्कुल ठीक है। एतजाज एहसन साहब, जो काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि तमाम जजेस की फाइलें बनी पड़ी हैं, ये दुरुस्त बात कर रहे हैं? ऐसा ही होता है पाकिस्तान में? देखिए, किसी न किसी एजेंसी ने तो बहुत सारा काम किया होगा। ये एजेंसियां फारिग तो नहीं बैठती। और जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस चल रहा था, मैं बहस कर रहा था, तो जून 2 जून 2007 को 2 जुलाई 2007 को मैंने एक ऑर्डर लिया था सुप्रीम कोर्ट से कि ये बगिंग कर रहे हैं और तमाम घर जो हैं जजेस के और चेम्बर्स, ये डीबग किए जाए। अब पता नहीं, वो भी डीबग अगर करना था तो उस टेक्नोलॉजी को तो समझती ISI थी, वो किया है कि नहीं किया, पर उन्होंने बाकायदा फिर सर्टिफिकेट दिया। DGIB ने, एजाज शाह साहब थे जो आज फेडरल नारकोटिक्स कंट्रोल के वफाकी वजीर है, उन्होंने दिया, डीबग कर दिया और सब सारी। ये बगिंग तो आजकल दुनिया में हर एक महकमा, हर दूसरे महकमे की जिसमें सलाहियत है वो कर रहा है। तो जो जुडिशियल काउंसिल का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें भी लिखा गया है कि काजी फाइज ईसा साहब की जासूसी की गई है। हाँ, वो क्या उसका नोटिस लेना चाहिए, उस पर कंटेम्प्ट इशू जारी करना चाहिए। पर ये प्रॉब्लम है ना, जिस तरह आप ये नहीं बता सकते कि कौन से 7 वोटर हैं जिन्होंने खुफिया बैलेट में वोट अपनी पार्टी को नहीं दिया और मुखालिफ को दे दिया, या वोट खराब किया है। मुबैना तौर पे वो खराब नहीं है, पर मुबैना तौर पे इस इरादे से नाम पे वोट मोहर लगाई है कि वो वोट खराब हो जाए। आप बता नहीं सकते कौन है, चाहे कोई कितना कहे कि मुझे पता है, आप इल्जाम ही लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं ये जो वोट्स यूसुफ रजा गिलानी साहब को पड़े हैं, 7 जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त पड़े हैं और ये वोट वैलिड करार दिए जाएंगे अदालत की जानिब से? मेरे ख्याल में वैलिड करार दिए जाएंगे और यूसुफ रजा वापस आ जाएगा चेयरमैन। बिल्कुल सही। और जो चौधरी साहब एक बहस चली हुई है कि आर्टिकल 69 के तहत इंटरनल प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल इस जो इलेक्शन है उस पर एप्लीकेबल है क्या? ये बुनियादी तौर पे इसके हक में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, इस इस्तदलाल के हक में कि ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर इस इंटरनल प्रोसीडिंग को बेसिकली तो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी चैलेंज करता है तो अदालत कहेगी ये आर्टिकल 69 में भाई साहब लिखा है, हाउस के अंदर जो कुछ भी होता है हम उसको चैलेंज नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही। उसको इस पे 1958 में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त का भी है जो कि अहमद सईद उस्मानी साहब ने चैलेंज किया था स्पीकर के इलेक्शन को। तो
तो अदालत ने होल्ड किया था, ये अहमद सईद किरमानी साहब, आसिफ किरमानी, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब के वालिद थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने चैलेंज किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाकई इंटरनल प्रोसीडिंग है, लेकिन हमारा आर्टिकल 69 जो 1973 में आया है जी, वो इंटरनल प्रोसीडिंग की सिफ्त को और की डेफिनेशन को जरा महदूद कर देता है कि रिलेटेड टू इरेगुलरिटी रिलेटेड टू प्रोसीजर, वो सिर्फ उस सूरत हाल में नहीं देख सकते, वैसे देख सकते। तो ये चैलेंज हो सकेगा और अदालत मुमकिन तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को रीइंस्टेट कर देगी। जी जी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये दावा मरियम नवाज साहबा का कितना दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बात कर रहे हैं कि जो मुल्क में ऑन गोइंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमने इससे पहले इनसे बात की है कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं और अब जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ की जान को खतरा हो सकता है। चौधरी साहब, जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आते हैं उनकी जान को खतरा है, आपको ऐसा लगता है? जान की, किसकी जान को नहीं खतरा? आसिफ जरदारी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नवाज शरीफ को जो बीमारियां हैं उनसे कोई 6 गुना ज्यादा बीमारियां हैं आसिफ जरदारी। मैं आपको बयान नहीं करना चाहता, पर उनको बीमारियां हैं इससे 6 गुना ज्यादा। और लेकिन वो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने दरखास्त नहीं दी कि मुझे बाहर जाने दो। तो मियाँ साहब को अगर तो उन रिपोर्टों पे जाएं जिस पे वो यहाँ से बाहर गए थे, उससे तो लगता था कि ये 2 दिन नहीं बचते, अल्लाह खैर करे। लेकिन अगर उनके हरकत देखें, जिस तरह वो टहल रहे हैं, बर्गर खा रहे होते हैं, वो बीमारी तो नहीं है। नहीं, वो मरियम साहबा कह रही हैं ये हुकूमत उनको कत्ल कर देगी। वो तो ये भी कहते हैं कि नैब की कस्टडी में उनको जहर भी दी गई, स्लो पॉइजनिंग की गई। उसका कहाँ सबूत मिला? कोई रिपोर्ट उन्होंने ली? कोई उन्होंने ये तो इंग्लिस्तान में जाके भी ये रिपोर्ट ली जा सकती थी। ये जो पॉइजन है और मुख्तलिफ किस्म के पॉइजन, ये आपको 6 महीने बाद भी पॉइजनिंग के, फोरेंसिक साइंस के, ये फोरेंसिक मेडिसिन के ये असूल हैं। ये आपको केमिकल एग्जामिनेशन में बताया जा सकता है कि क्या आप पे ये अटेम्प्ट हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल मियां साहब को तो सबसे पहले ये करना चाहिए था, इम्तिहान करवाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। आप समझते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ के लिए खतरा नहीं है और उनको किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं पहुंचाएगी? वो हुकूमत तो डरती रहेगी कि इसको कुछ हो ना जाए। चौधरी साहब, ये बताइए, मरियम नवाज साहबा बाहर जाना चाहती हैं? वो बिल्कुल 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 उन्होंने खुद कहा है मेरी छोटी सी सर्जरी है जो यहाँ नहीं हो सकती। अब छोटी सी सर्जरी पे आप कॉन्विक्ट भी हों, आप बाहर जा सकते हैं, पर वो उनका फिर ज़मीर जो बोलता है, जो सबकॉन्शियस बोलता है, वो तो यही बोलता है ना। बिल्कुल सही है। मुझे भी जाना चाहिए, मुझे यहाँ इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। और चौधरी साहब, अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नैब इस्लाहात के लिए और इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपोजिशन इस पर राजी नहीं हो रही है। आप समझते हैं इमरान खान साहब की नीयत दुरुस्त है और अपोजिशन को हुकूमत के साथ बैठना चाहिए? देखो, नीयत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, ये इरादा ठीक है, ये मकसद ठीक है कि लॉ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और इसका मौका किसी को भी अपने इसको मुस्तरद नहीं करना चाहिए। मेरी राय में ये सूनर और लेटर इलेक्शन लॉज बड़े ज़रूरी होंगे और सबके लिए ज़रूरी होंगे कि ये जिस तरह ये
सेनेट की वोटिंग का प्रोसेस है, इसका कोई नया तरीका निकाला जाए। हर दफा पैसा लगता है, हर दफा पैसा लगता है जी बिल्कुल ठीक। और 50-50-70 करोड़ का सेनेटर आता है। तो ये तो होनी चाहिए और इस पे किसी जमात को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कौन कह रहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करो। मंजूर कादिर आसमा जिलानी का केस बहस कर रहे थे 1972 में, ये उस केस के जजमेंट में लिखा है और वो बहस कर रहे थे कि याह्या खान, क्योंकि वो मलिक गुलाम जिलानी गिरफ्तार थे, गिरफ्तार किसके तहत थे? एक मार्शल लॉ रेगुलेशन थी, उसके तहत। मार्शल लॉ रेगुलेशन किसने पास की थी? याह्या ने। याह्या कौन था? मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। वो कैसे बना था? कब्जा करके। मंजूर साहब ये कह रहे थे कि ये याह्या का कब्जा करना भी इलीगल है, इसके कलम से जो इकदाम होता है वो इलीगल है। बिल्कुल ठीक हो। आखिरी सवाल है, एक मिनट, महमूद रहमान साहब ने पूछा कि अगर ये असेंबली इलीगल है, अगर याह्या खान का हर इकदाम इलीगल है, तो जो उसने इलेक्शन कराए 1970 वाले वो भी इलीगल हो गए, वो भी आपको मानना पड़ेगा, फिर वो भी खत्म हो गए। मंजूर साहब का जवाब क्या था? उसने कहा, इफ द पीपल गिव द आंसर इट मैटर्स नॉट हु पुट द क्वेश्चन। आप इसमें खूबी देखें मंजूर कादिर के, और उन्होंने कोट किया कि हम याह्या को भी गासिब डिक्लेयर करते हैं, उसके हर इकदाम को गासिब करते हैं, लेकिन जो इलेक्शन उसने कराए हैं वो चूंकि लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, हमें इससे गरज नहीं कि सवाल किसने किया, हमें गर्ज है कि लोगों ने जवाब क्या दिया। बिल्कुल ठीक है। एतजाज हसन साहब, ये बात भी हो रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि मरियम नवाज साहिबा को भी स्मैश करने की धमकी दी गई है और इस पर नवाज शरीफ साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम भी रिलीज किया है। आप कैसे देखते हैं, क्या इस दावे में कोई सदाकत नजर आती है आपको? दावे में सदाकत हो या ना हो, ये बड़ा सीरियस मैटर, बहुत सीरियस। मरियम से मुझे लाख इख्तलाफ और बहुत इख्तलाफात, लेकिन मरियम यहाँ करोड़हा लोगों की पाकिस्तान में उनकी आदर्श है, उनकी ख्वाबों की एक ताबीर है, उनकी कायद है, उनकी बेटी है, उनसे प्यार करते हैं उससे लोग, और लोगों के दिल बहुत अंगेख्त होंगे, बहुत अंगेख्त होंगे अगर उसको नुकसान हुआ। मैं खालिद वो जावेद लतीफ़ की तरह नहीं कहता कि अब पाकिस्तान खपे नहीं, पाकिस्तान नहीं बचेगा, पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान अगर बीबी बेनज़ीर की शहादत, इतनी बड़ी लीडर की शहादत के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जरदारी साहब ने बड़ी सैनिटी के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ, उनके सिंध में आग लगी हुई थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे, और मैं ना खपे वाले को। ये पाकिस्तान रहेगा, पर लोगों के दिल इतने दुखेंगे कि एक अरसे के लिए अफरा तफरी रहेगी, खाना जंगी होगी। तो उसके तो मैं ये बार बार कह चुका हूँ प्रोग्रामों में कि हुकूमत को चाहिए कि मरियम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए खास इक़दाम करें। और आप ये भी समझते हैं कि किसी भी इदारे को, किसी भी सियासतदान को धमकी नहीं देनी चाहिए? नहीं जी, नहीं, सवाल ही पैदा होता है। इदारे मातहत हैं, सिविल गवर्नमेंट के मातहत हैं, और मातहत रहने चाहिए और मातहत होने चाहिए। उनका क्या ये मजाज या काम कि वो धमकी दे, पर वो देते भी हैं, और हम सह भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। चौधरी एतजाज हसन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपके साथ नशिस्त होगी। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।